चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ महारानी चंद्रकला को महामंत्री से हुई गलती के बारे में पता चल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी रूपरेखा कुरीति को जान से मारने के बारे में सोच रही थी। लेकिन सेनापति भल्लाल उन्हें इसके लिए मना कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ युद्ध स्थल पर कहीं दूर जंगलों में रात का समय हो चला था। दिन भर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे दौड़ते दौड़ते पूरी सेना और राजा विश्वजीत बुरी तरह से थक चुके थे। इसलिए वो रात बिताने के लिए उसी जंगल में रुककर आराम करने का निश्चय करते हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी और गंभीर समस्या थी कि इस समय वो जिस क्षेत्र में थे वो क्षेत्र राजा सारंग के हिस्से में आता था, जिसकी सेना के बारे में बहुत सी किंवदंतियां मशहूर थी। हर कोई उस राजा के लिए कुछ अलग ही बात कर रहा था और वही किस्से कहानियां राजा विश्वजीत की चिंता का कारण बन गई थी। विश्वजीत सेनापति भल्लाल के आने का इंतजार कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब वहां क्या करेंगे। चिंता में वो यहां वहां टहल रहे थे कि तभी सेनापति भल्लाल कुछ सैनिकों को लेकर उनके शिविर में पहुंचते हैं। महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सेनापति आदर के साथ विश्वजीत के शिविर के बाहर से अंदर आने की आज्ञा मांगते हैं। अरे आइए सेनापति जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है महाराज, मुझे लगा कि कहीं आप यात्रा की थकान की वजह से सो न गए हो। हम लोगों का क्या है, हमें इस सब की आदत है। ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सेनापति भल्लाल। ये मत भूलिए कि हम पिछले लंबे समय से जंगलियों के बीच ही रहे हैं और जंगल में ही सोए हैं, तो ये सब अब हमारे लिए नया नहीं है। क्षमा करें महाराज, परंतु हमारा वो मतलब नहीं था। विश्वजीत की बात सुनकर सेनापति अचानक से गंभीर हो जाते हैं। अरे जाने दीजिए सेनापति जी, हम भी आपकी थकान उतारने के लिए आपसे ठिठोली ही कर रहे हैं। चलिए बताइए, आप कुछ कह रहे थे? विश्वजीत का ऐसा मिलनसार व्यवहार देखकर वहां खड़े अन्य सैनिकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। सेनापति आगे कहते हैं, महाराज, आपके कहे अनुसार आपको जिस प्रकार के सैनिकों की आवश्यकता थी, मैं उन सभी को ले आया हूं। सेनापति के ऐसा कहते ही वहां खड़े सैनिक तुरंत विश्वजीत के आगे झुककर उन्हें अभिवादन करते हैं। प्रणाम महाराज। अपने लिए अचानक से महाराज शब्द सुनकर विश्वजीत हैरान रह जाते हैं और सेनापति की तरफ चौंक कर देखते हैं। लेकिन सेनापति भी धीरे से मुस्कुरा देते हैं। वो अपनी गर्दन हिलाकर विश्वजीत को इशारा करते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। विश्वजीत उन्हें सहजता के साथ कहते हैं, धन्यवाद, आप लोगों ने हमें स्वयं से महाराज कह के अभिवादन किया, परंतु ये कहने की आपको किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। भल्लाल हमें महाराज कहते हैं, इसके पीछे उनका निजी कारण है, परंतु आप हमें सेना नायक कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। विश्वजीत के इस प्रकार के वचनों को सुनकर एक सैनिक आगे बढ़कर कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु हम भी आपको किसी दबाव में आकर ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हमारे दिल में आपके प्रति जो सम्मान है वो हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है। हम लंबे समय से सैनिक हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि सेना में सैनिकों की जरूरत तो होती है, परंतु उनका सम्मान कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक संख्या से ज्यादा और कुछ नहीं होते। एक सेना नायक, एक सेनापति और एक राजा के लिए। परंतु हमने जो अभी अभी देखा और आपकी युद्ध नीति को समझा, उससे हम ये तो समझ सकते हैं कि आप औरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहते तो इसके लिए पैदल सैनिकों की मांग भी कर सकते थे, परंतु आपने नहीं की। महाराज, हमने भले ही शास्त्र नहीं पढ़े, परंतु चेहरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। उस सैनिक की बात सुनकर विश्वजीत और सेनापति भल्लाल के चेहरे पर चमक आ जाती है। तुमने भले ही शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन याद रखो, शास्त्र किसी देवता ने नहीं, साधारण मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए हैं, और उसमें लिखा ज्ञान हमारे ही जीवन का संक्षेप है। और हमें गर्व है सैनिक कि हम तुम्हारे जैसे सैनिकों के सेना नायक हैं। ऐसा कहते हुए विश्वजीत उसे गले लगा लेते हैं। बातें बहुत हो गई, चलिए सेनापति, आप बात आगे बढ़ाएं। जी महाराज,
महाराज, इन सैनिकों के अनुसार इस राज्य के पास बहुत ही शक्तिशाली सैनिकों की एक टुकड़ी है। उस टुकड़ी के सभी सैनिकों का कद साधारण सैनिकों के कद से 1.5 गुना ज्यादा है। ये टुकड़ी अत्यधिक बड़ी नहीं है, परंतु वो सभी बहुत ही बलशाली और ताकतवर सैनिक है। अनुमानित तौर पर राजा सारंग के पास ऐसे लगभग 5 से 8 हजार सैनिक है। इन सैनिकों की ताकत बेजोड़ और बेमिसाल है। कुछ सैनिकों का यह भी कहना है कि इस राजा ने इन सैनिकों को किसी विदेशी व्यापारी से खरीदा था। ये अपने राजा के सैनिक नहीं, गुलाम है, परंतु ये गुलाम साधारण सैनिकों से ज्यादा वफादार है। इनकी अतिशयोक्तियों पर यकीन करें तो इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये घोड़े पर बैठे आदमी को भी आसानी से घोड़े सहित उठाकर फेंक सकते हैं। इसलिए इस राजा से जीतना लगभग नामुमकिन के बराबर है। सेनापति भल्लाल की ये बात सुनकर राजा विश्वजीत अचानक से बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बड़े लहजे में वो सेनापति से कहते हैं, सेनापति भल्लाल, मुझे इतिहास बनाना है, अपना भी और आप सबका भी। परंतु इतिहास डरने वालों से नहीं बनता, इतिहास लड़ने वालों से बनता है। मुझे लड़ने के लिए हजारों लोग नहीं चाहिए, मुझे लड़ने के लिए सिर्फ 100 लोग भी चलेंगे, परंतु जो मेरे साथ अपना 100% लगाने की हिम्मत रखते हो। मुझे युद्ध भूमि में भीड़ नहीं खड़ी करनी, युद्ध लड़ना है और इतिहास गवाह है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी नारायणी सेना कौरवों को देकर भी उन्हें पांडवों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, सिर्फ अपने सही नेतृत्व के बल पर, तो हमें भी पूरा विश्वास है कि हम भी 5,000 क्या 10,000 की सेना से भी आसानी से लड़ सकते हैं। और सिर्फ लड़ ही नहीं सकते, बल्कि उनसे जीत भी सकते हैं। और जब हम सब मिलकर ऐसा करेंगे, तब बनेगा हमारा इतिहास, आपका इतिहास, हम सबका इतिहास। विश्वजीत की बातों को सुनकर सेनापति भल्लाल के साथ वहां खड़े बाकी सैनिकों में भी जोश भर जाता है और उनके चेहरे मायूसी को त्याग कर विश्वास से भर जाते हैं। उनको खुश देख विश्वजीत भी उत्साहित होकर आगे कहते हैं, और रही बात इस राजा सारंग की, तो मेरे पास एक योजना है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका डर दूर करते हुए बता दूं। यदि आप लोगों की बात में 10% भी सच्चाई है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अपनी इतनी ताकतवर और खास सेना को पहली बार में नहीं भेजेगा। राजा विश्वजीत की बात को सुनकर सेनापति भल्लाल को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो राजा विश्वजीत से पूछ बैठते हैं, महाराज क्षमा करिएगा, परंतु मैं जानना चाहूंगा कि आप ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं। सीधी सी बात है सेनापति जी, अभी आपने ही तो बताया कि उसने महायुद्ध में सम्मिलित होने के न्योते को त्याग दिया था, परंतु किस लिए? साधारण सी बात है कि वो अपनी इस खास सेना का नुकसान नहीं चाहता, और वो भी दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सेना इस राजा का ब्रह्मास्त्र है, और कोई भी समझदार योद्धा अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि खास हथियार बिना जरूरत के इस्तेमाल नहीं करेगा। परंतु महाराज, हमें खुद पर जरूरत से ज्यादा भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी, और हमारे पास यहां इतनी दूर मदद मिलना उतना आसान भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं सेनापति जी। सेनापति की बात सुनकर विश्वजीत थोड़े गंभीर से हो जाते हैं। उनके मन में भी विचार उमड़ रहे थे। भल्लाल सही कह रहे हैं, मेरे मकसद के लिए ये मेरा पहला युद्ध है, और हम ये युद्ध अटकलों पर नहीं लड़ सकते। मन में विचार करते हुए अचानक से विश्वजीत सबसे कहते हैं, भल्लाल, हमारे विचार में हमें पहले स्वयं ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर इस राजा का सामर्थ्य क्या है। आप महाराज? सेनापति भल्लाल ने चौंक कर पूछा। जी हां सेनापति जी, हमें भी आपकी बात ठीक लग रही है, और फिर ये समय अटकलें लगाने का नहीं है। यदि युद्ध जीतना है तो हमारे पास वास्तविक जानकारी होनी ही चाहिए। परंतु आप ही क्यों महाराज, और कैसे? सेनापति जी, कुछ युद्ध लड़ने से पहले ही निश्चित हो जाते हैं कि युद्ध कौन जीतेगा, इसलिए हमें ही वहां जाना पड़ेगा। वैसे भी यदि हमें एक उचित निर्देशक बनना है
तो जानकारी हमारी अपनी आंखों देखी होनी चाहिए। हम सवेरे ही उनके पास मगध के एक दूत के रूप में जाएंगे और सारी बातें लेंगे। देखते हैं सैनिकों की बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है महाराज, आप जैसा ठीक समझे। शुभ रात्रि। ऐसा कहते हुए सेनापति और अन्य सैनिक विश्वजीत के शिविर से निकल जाते हैं और उनके बाहर पहुंचते ही पूरी सेना में विश्वजीत को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। क्या होगा कहानी में अब आगे? आखिर क्या करना चाहते हैं विश्वजीत एक दूत के रूप में शिवगढ़ जाकर? क्या वो कोई निश्चित योजना बनाने में कामयाब हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत।